नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी सिंहदेव के बयान को लेकर। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि जो भी सरकार जनता का काम नहीं करती वो हारती जरूर है। हम लोग भी हारे क्योंकि हम भी मांग पूरी नहीं कर पाए। टीएस सिंहदेव ने यह बयान महासमुंद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए संविदा कर्मचारियों के बीच जो कर्मचारी हैं उनको लेकर दिया। इन कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे सिंहदेव ने यह भी माना कि कांग्रेस सरकार ने वादा करने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की। सिंहदेव के इस इकबाल जुर्म पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने खुद की जेब भरने का वादा किया था जो कांग्रेस ने बखूबी निभाया। अब आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं जब सिंहदेव ने इस तरह के बयान दिए हो, बल्कि इससे पहले भी सिंहदेव चुनाव विभाग की कैफियत कई बार दे चुके हैं और उनके निशाने पर अक्सर भूपेश सरकार ही रही। तो क्या वास्तव में भूपेश सरकार वादा खिलाफी के कारण चुनाव हारी? यदि ऐसा है तो फिर छत्तीसगढ़ में वोट चोरी जैसे आरोप लगाकर अभियान चलाने की क्या नौटंकी हो रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। इसमें एनएचएम के कर्मचारी और जो कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति पे साथी काम कर रहे हैं सरकार के लिए, इनके संदर्भ में सालों से ये पहल चल रही है कि इनको नियमित कर लिया जाए। और ये भी एक सच्चाई है जिससे हम पीछे भी नहीं हट सकते, जिसे हम छुपा भी नहीं सकते और छुपाना भी नहीं चाहिए कि 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात को हमने लिखा था। हमने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इन कर्मचारियों को नियमित करेंगे और भरपूर प्रयास हुए, लेकिन हमको सफलता कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में नहीं मिली। अब मैं जो घोषणा पत्र से भी जुड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ की सरकार से भी जुड़ा हुआ था, नियमितीकरण की बात हमने चुनाव के पहले की थी, आज उनके हड़ताल में जाते हैं तो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे कि आपने भी तो कहा था कि हम नियमित करेंगे। तो जब हमने खुद कहा था नियमित करेंगे और नहीं कर पाए तो उस बात पे तो हमको कहना पड़ेगा कि हाँ हमने कहा था और हम नहीं कह पाए। देखिए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार जब बनाई, अनेक वादों को लेकर उन्हें सरकार बनाई, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अपितु उन्होंने जो खुद से वादा किया था कि सबसे पहले हम अपना काम जेब भरने का करेंगे, उस वादे को बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेसियों ने निभाया। इसके अलावा कोई भी वादा नहीं निभाया। छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत भरोसे के साथ छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मैंडेट जिसे दिया था, आज तक भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था। तो छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खो चुकी है कांग्रेस। अब पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और सदैव रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास घट चुका है, छूट चुका है। कांग्रेस कभी आने वाली नहीं। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से आलोक सोनी, श्रुति शुक्ला कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। श्रुति जी, सीधा सवाल आप ही से। कांग्रेस को लंबे समय के बाद मैंडेट मिला, छत्तीसगढ़ में आपने एक बड़ी सरकार बनाई, उसके बाद आपकी अप्रत्याशित हार हुई। इस हार के बाद कभी आपने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, अब आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो वादा हमने किया था वो हम निभा नहीं पाए और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। इसे किस तरह से देखें? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए अभिषेक जी, सच बोलने के लिए भी कहते हैं ना कि जिगरा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी रही है जहां पर निश्चित तौर पे वरिष्ठ नेताओं से लेकर मतलब जो निचले स्तर के भी कार्यकर्ता हैं उनको अधिकार होता है अपनी बातों को बोलने का। और माननीय टीएस सिंहदेव जी बहुत सुलझे हुए मंत्री हैं और बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर इंसान से कहीं ना कहीं गलतियां तो हो ही जाती है। सरकार जिन वादों के साथ सरकार बनाती है तो कभी कुछ वादे पूरे करना रह भी जाते हैं जो अगले समय फिर मौका मिलने पर उसे पूरे किए जाते हैं। और चूंकि स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित नहीं कर पाया था तो ठीक है, उस चीज को कबूलने का साहस भी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि ठीक है, जहां पर हमने चूका, जैसे कि टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि नहीं हम यहाँ पर कोशिश तो करें लेकिन इस चीज को नहीं कर पाए, तो हो सकता है इससे भी हमारी सरकार चली गई हो। तो ठीक है, जो गलती हुई है उसको जनता के सामने रख रहे हैं तो उसमें नहीं, तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी सच बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, नेता सच कबूल कर रहे हैं, तो क्या वोट चोरी की बात और ईवीएम को लेकर जो बातें कही क्या वो झूठ थी? वो भी आपके पार्टी के बड़े नेताओं ने कही थी? देखिए,
वोट चोरी की बात को लेकर के वोट चोरी की बात सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रही है ऐसा नहीं है। वोट चोरी का मामला तो पूरे भारत में चल रहा है और पूरे सबूतों के साथ जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सामने आए हैं और अब जाकर के ये मामला अब राज्यों तक पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी की आशंका जताई जा सकती है, क्योंकि देखिए जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए 2023 में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते थे कि नहीं कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है, इन्हें भी पूर्ण विश्वास था कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस आ रही है। लेकिन अचानक से, और हाँ एक चीज और कि मतलब न्यूज चैनल पर भी जब जो दिखाया जा रहा था कि रिजल्ट आने पर जो एग्जिट पोल की जो खबरें आ रही थी उसमें भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन इतने बहुमत दिखाए जाने के बाद भी अचानक से जो रिजल्ट में चेंजेस आते हैं और अभी छत्तीसगढ़ ही ऐसे कई राज्यों में देखा गया एग्जिट तो पोल उन सब चीजों को लेकर के शक पैदा एग्जिट होता पोल है। तो किधर भी जा सकता है, उसको आधार नहीं मान सकते। पर खैर, मैं श्रुति जी, अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स मीटिंग हुई थी उसमें भूपेश बघेल जी ने सीधे तौर पर कहा था कि मुद्दों को लेकर पार्टी के नेताओं की एकजुटता नहीं दिखाई देती, अलग थलग बयान आते हैं। एक बार फिर से टीएस सिंहदेव जी अलग थलग नजर आ रहे हैं। क्या भूपेश बघेल की ओर इशारा कर रहे हैं वो अपने इस बयान से? देखिए अभिषेक जी, सभी व्यक्ति अपने आप में एक अलग होते हैं और सबकी अपनी एक विचारधारा होती है। संपूर्ण नेता एक विचारधारा के साथ जुड़े, वो है कांग्रेस की विचारधारा, लेकिन उस विचारधारा के अंतर्गत भी सबकी अपनी एक अलग मतलब विचार व्यक्त करने की वो हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी में या तो एक दूसरे को ताना कस रहे हैं या किसी में कोई मनभेद है, ऐसा नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी हमने देखा है अक्सर अजय चंद्राकर को कि अपने ही विधायक और अपने ही मंत्रियों के खिलाफ वो बातें करते दिखते, तो ऐसा नहीं है। देखिए सब पार्टी में ये चीजें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेता किसी नेता से परे जाकर सिंहदेव जी साधारण नेता नहीं है, छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता है। तो अब उन्होंने जो ये बयान दिया है, क्या इससे मान लिया जाए कि आपकी हार की प्रमुख वजह ये रही कि जो वादे आपने किए वो नहीं निभा पाए, चाहे वो एनएचएम के संविदा कर्मचारियों का मामला हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को जो है राशि देने का मामला हो? देखिए अभिषेक जी, बेरोजगारी भत्ता तो बेरोजगारों के खाते तक पहुंचा है और रही चुनाव बात से ठीक 6 महीने पहले, पर खैर बिल्कुल रही बात स्वास्थ्य कर्मचारियों के परमानेंट होने की, तो निश्चित तौर पर वो वादा पूरा नहीं सका, लेकिन आने वाले समय में वो वादा जरूर पूरा होता। और इन्होंने कहा भी है नहीं, टीएस सिंहदेव जी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने एक चीज कही है, उस पर भी आना चाहूंगा कि जब हमने मैनिफेस्टो बनाया था, घोषणा पत्र बनाया था, तब ये वादा किया, उसमें चूक हो गई। हमें उसकी लीगल लूपहोल्स नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले का उन्होंने हवाला दिया जिसके चलते संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने में अड़चन आ रही है। तो ये तो आपकी पार्टी के नेता की बड़ी चूक है कि घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया था, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और वो तो पब्लिकली अब ये बात मान भी रहे हैं। देखिए चूक इंसानों से होती है अभिषेक जी, चूक हुई है तो चूक को मानना भी तो बड़ी बात है। चूक को मानने की हुई, मीडिया के सामने आकर के अपनी चूक को मानना भी बड़ी बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा क्यों बना रहे। अरे इनके में दम है तो इनके नहीं नेता भी तो श्रुति जी, सवाल ये है ना कि जब अगर संभव ही नहीं है संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, श्रुति जी संभव ही नहीं है अगर संविदा कर्मचारी को नियमित करना, तो संविदा कर्मचारियों के साथ वहां पे खड़े होकर वो क्या कर रहे हैं? जब उस अगर व्यवहारिक ही नहीं है उन्हें परमानेंट कर पाना, तो क्या कर रहे हैं फिर टीएस सिंहदेव जी वहां संविदा कर्मचारियों के साथ? विपक्ष के नेताओं का अधिकार होता है कि ये कि जब वो सरकार में नहीं रहते हैं तो जनता के साथ रह करके वो उनका साथ दे। सरकार में रह करके तो कोई भी नेता उनका साथ दे सकता है, लेकिन विपक्ष में रह करके साथ खड़े होने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है। विपक्ष के नेताओं का जो धर्म होता है वो उन्होंने निभाया, उनका साथ दिया। वो तो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन अब तो डबल ए ट्रिपल इंजन की सरकार है। ठीक है, तो आपको भी बीजेपी से उम्मीद है जो आप नहीं कर पाए वो बीजेपी कर दिखाएगी। आलोक जी, क्या कर पाएंगे एनएचएम कर्मचारियों को नियमित? अभिषेक जी, सबसे पहले आपको, साथी प्रवक्ता श्रुति जी को, रमेश पांडे जी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए टीएस सिंहदेव जी जो है वो एक समय पे जब डॉक्टर रमन सिंह जी की जो आखिरी कार्यकाल था उस समय पे नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, और भूपेश बघेल जी जो वो उस समय पे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय से मैं उनकी साफ गोई जो है उसको जान रहा हूँ, और छत्तीसगढ़ की जनता भी जान रही है कि कितनी स्पष्ट वादिता जो है वो बहुत कम नेताओं में आप देखेंगे। ये बात तय है कि किसी भी गलती को मान लेना या किसी ऐसी बात को पूरी सच्चाई या स्पष्टता के साथ कहना जिसे बड़ा मुश्किल होता है आज के दौर में किसी भी नेता के लिए बोल पाना, चाहे कोई भी समाचार माध्यम हो या कोई न्यूज़पेपर हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो। लेकिन ये जो व्यवहार जो है और ये जो कहना चाहिए जो क्वालिटी है वो टीएस सिंहदेव जी के पास में है।
शुरू से ही उन्होंने उनके इसी व्यवहार की वजह से जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र को तैयार किया, घोषणा पत्र को प्रदेश की जनता के समक्ष रखा, तो चूंकि उसमें टीएस बाबा का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, उन पे जनता चलिए, लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है। आपके पास वापस लौटूंगा। आलोक जी, हमें रमेश पांडे जी। रमेश जी, ये पूरा मामला जी प्रलोभन देकर के तैयार किया था। ये अलग मुद्दा, जो प्रदेश का ट्रस्ट था, जनता का ट्रस्ट था। नहीं आलोक जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि सिंहदेव जी की तारीफ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता है? जो दावे आप कांग्रेस को लेकर करते हैं, कहीं ना कहीं सिंहदेव जी के ये बयान जो है उस बात को पुख्ता कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सिंहदेव जी का केवल ये बयान नहीं, सिंहदेव जी ने सरकार में रहते हुए अपने उस मंत्रालय का त्याग कर दिया था, पंचायत मंत्रालय का, और स्पष्टता से कहा था कि हम गरीबों को आवाज देने में नाकाम रहे, इसलिए मैं इस मंत्रालय को जो है वो छोड़ता हूं। तो जो व्यक्ति सरकार में रहते हुए भी अपनी गलतियों को स्वीकार किए थे स्पष्टता के साथ, दूसरा उनके सामने कांग्रेस पार्टी में गलत भी हुआ, इस बात को तो आपको भी मानना पड़ेगा। और प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि 2.5 वर्षों का जो शासन मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें मिलना था, जैसा कि उन्हें प्रॉमिस किया गया था, वादा किया गया था, वो वादा खिलाफी भी उनके साथ में हुई। उसी की कमोबेश स्थिति आज ये है कि कांग्रेस कई गुटों में अलग अलग बटी हुई है। एक टीएस बाबा का गुट है, एक जो है वो भूपेश बघेल जी का गुट है, एक संगठन का जो इनका दीपक बैज जी का गुट है। गुटबाजी तो देखिए आलोक जी, अब क्या ही कह सकते हैं। खैर, वो पार्टी का अपना है, हम तो जनता की बात करेंगे। देखिए, आपने सिंहदेव जी के साफगोई की बात करी, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल जी की साफगोई पे मुझे शक होता है, क्योंकि 1 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि हम 27% वेतन वृद्धि करेंगे, बीमा कराएंगे, नियमितीकरण करेंगे। एनएचएम के कर्मचारियों के साथ एक बैठक करके उन्होंने तमाम वादे किए। अब इस बात को हो चुके हैं 1 साल, अभी तक नहीं हुआ, आज वो सड़क पे है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जो वादे किए हैं उसके लिए सरकार जो विधिक प्रावधान है, आपने पहले भी जो डिस्कशन मैंने सुना आपके और शुक्ला जी आपने, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से विधिक प्रावधान ना होने के बावजूद सरकार ने उनसे वादा किया कि हम उन्हें संविधान को जो है वो परमानेंट करेंगे, लेकिन वो विधिक प्रावधान की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें क्या एक रास्ता निकल सकता है? आपने देखा होगा शिक्षा भर्ती में भी सेम चीजें हुई, कांग्रेस ने भर्ती तो कर दी, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के ठहरा नहीं, और उसकी वजह से बहुत सारे जो शिक्षक है वो अपने कार्य से बाहर हो गए और जॉब से बाहर हो गए। लेकिन उसके लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कांग्रेस ने खाई नहीं लेकिन देखिए आलोक जी, टीएस सिंहदेव जी शायद सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का जिक्र कर रहे थे वो 2016 का एक फैसला था, लेकिन अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की ड्यूअल बेंच ने ऐसी एक मामले में, उत्तर प्रदेश का मामला है, उच्च शिक्षा के एडहॉक और आउटसोर्स के शिक्षकों का, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग लगातार सालों साल काम कर रहे हैं, अगर उन्हें नियमित नहीं किया जाता है तो ये उन्हें प्रताड़ित करने जैसा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास बजट नहीं है इसलिए आप भर्ती नहीं करेंगे, या आपके पास रिक्त पद नहीं है इसलिए आप भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिक्त पद नहीं है तो फिर आउटसोर्स के कर्मचारियों की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? तो ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। इसीलिए कहा मैंने अभिषेक जी कि जो विधिक जानकारी है और जो विधि पूर्वक जो उन्हें संविदा कर्मियों को रेगुलर करने के लिए आवश्यक होगा, उसके लिए पर आलोक जी वादा तो देखिए आपने भी किया है, अब आप विधिक कारणों का बहाना नहीं दे सकते। खैर रमेश जी, बहुत देर से हमें सुन रहे हैं, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। रमेश जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? क्योंकि एक तरफ टीएस सिंहदेव जी ने यह भी कह दिया कि हम वादा पूरा नहीं कर पाए, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया कि घोषणा पत्र को लेकर चूक हो गई। अब दूसरी तरफ बीजेपी ने भी वादा किया था, वादा करने के बाद पिछले साल प्रदर्शन हुआ, वहां पे भी श्याम बिहारी जायसवाल जी गए और कहा कि हम करेंगे और करके दिखाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, और अब ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में। देखिए अभिषेक, ये छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। अगर हम सरल शब्दों में कहें, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, तो ये राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा नौजवानों के साथ, नौजवानों के कैरियर के साथ, नौजवानों के जीवन के साथ सरासर धोखा है, अन्याय है। इसमें आप देखिए
जो प्रोविजन देखिए, समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही बात है कि संविदा कर्मियों को किसी भी कीमत पर नियमित आप नहीं कर सकते हो, कोई प्रोविजन ही नहीं है। संविदा कर्मी मतलब वो नियमित नहीं हो सकते। लेकिन दूसरा विषय आप देखिए, संविदा कर्मी आंशिक पदों के लिए होता है। जैसे 100 पद आपके पास है और पंचायत के नियमित कर्मचारी है, 5 नहीं है तो 5 को आप संविदा पे कर लीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, 5 नियमित है, 95 संविदा पे है। एकदम धोखेबाजी वाली घटना हो रही है। आपको आंशिक कर्मचारियों को संविदा पे रखना चाहिए समय समय पर, और जब आपकी भर्तियां निकले तो रिक्तियों की पूर्ति में उसको भी शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, नौजवानों को मूर्ख बना रही है, धोखा देकर के उनको संविदा कर्मचारी के रूप में 10 साल 5 साल काम करती है। जब वो हल्ला मचाते हैं कि हमको नियमित होना चाहिए, तो विधिक समस्या सामने आ जाती है, तमाम दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरा विषय क्या है, सरकार जब चुनाव लड़ती है, राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी सरकार होगी तो मैं जो चाहूंगा वही होगा, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। ये चीज उनको समझना चाहिए। सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, वादे वैसे करो जिसको आप कर सकते हो। अभी आपको बताऊं, पिछली सरकार जिसको सिंहदेव जी ने कहा, आपको याद होगा कांग्रेस की जब सरकार, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरे प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर लगे थे कि संविदा पर कोई भर्तियां नहीं होगी और संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। लेकिन वो वही एक समस्या आई जिसको सिंहदेव जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, आप संविदा कर्मियों को नियमित नहीं कर सकते। अब इस सरकार की मैं बात बताऊं, जब सरकार बनी तो मनसुख मांडविया यहाँ का बहुत मतलब बड़ी जिम्मेदारी निभाए थे। प्रदेश प्रभारी थे। कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हमने जितने भी वायदे किए हैं वो 100 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। आप देखो सरकार के कितने 100 दिन बीत गए। उन वादों में संविदा कर्मचारियों के नियमित करने का भी एक वायदा रहा है, और इन्होंने उसके तोड़ में एक कमेटी गठित की है कि मैं कमेटी गठित करके इसके बारे में विचार करूंगा, उनके रिपोर्ट लूंगा। अब रिपोर्ट तो 5 साल आनी नहीं है, तब तक सरकार चली जाएगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, किसको अच्छा कहा जाए, किसको बुरा कहा जाए, ये तो अब राजनीति है जो उस तरह से राजनीति में नहीं कर पाए। अब सिंहदेव की जो सफाई की बात आप कर रहे हो, सिंहदेव पे बहुत अच्छाई के बयान किया जा रहा है। सिंहदेव के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में अरबों रुपए का घोटाला हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं करता। और बहुत सफाई दी जाती है। सिंहदेव बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसे वह नेता है, साफ गोलमाल नेता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रीजेंट घोटाला कितना बड़ा मामला है, जो सिंहदेव के चेहरे पर कालिक है, कलंक है उनकी राजनीति पर। चलिए, कभी ना कभी शायद वो मामला भी उछलेगा। लेकिन रमेश जी, जो महत्वपूर्ण बात आपने कही, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि सर्विस इज द रूल एंड आउटसोर्सिंग इज एन एक्सेप्शन, ये कहा था। और अब बात करते हैं जो विधिक मामला जहां फंस रहा है उसको लेकर। आज ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत एक निगम बनाया जाएगा जो ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है, इन आउटसोर्स कंपनियों को हटाकर डायरेक्ट इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आउटसोर्स कर्मचारियों की 3 साल के लिए नियुक्ति होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, यही समस्या थी, उसका समाधान भी उत्तर प्रदेश ने निकाल लिया। क्या कहेंगे सर इस पे? उनको पीएफ भी मिलेगा, उन्हें ईएसआईसी मिलेगा, और हर 3 साल में इनका जो टेन्योर है वो रिन्यूअल होगा। ये एक पूरा प्रावधान बनाया गया है। मैं अभी जो 2 मिनट पहले जो बात मैंने कही कि संविदा कर्मियों के नाम पर युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मर्म को समझ लिया। उन्होंने एक नया रास्ता अपनाते हुए खुद अपनी एक निगम बनाया, कारपोरेशन बनाने की तैयारी कर लिया है। और उस कारपोरेशन के तहत जो भर्तियां होंगी वो एक तरह से सरकार की भर्ती मानी जाएगी। सरकार उसको समय समय पर जो भी अपने तरफ से प्रोत्साहन दे सकती है, लाभान्वित दे सकती है, लाभांश दे सकती है, उसको करेगी तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। और संविदा में आउटसोर्स की कंपनियों में क्या होता है कि आप आउटसोर्स की कंपनियों को पैसा देते हैं, तो कंपनियां 15,000 रुपए के वो टाइम से सैलरी नहीं देती हैं, मनमानी करती हैं कर्मचारियों के साथ, वो कभी ना कभी गलत सलूक भी होता है। लेकिन रमेश जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्या लगता है बजट का इशू है? क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट सिर्फ तमाम ऐसी योजनाओं में चला जा रहा है वो जो एक आर्थिक बोझ बन गया छत्तीसगढ़ के लिए। ऐसे में क्योंकि सिंहदेव जी कह रहे थे कि लगभग 50,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। नहीं, मैं बजट की समस्या नहीं मानूंगा, बजट की समस्या भी नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध सरकार है, छत्तीसगढ़ में पैसा बहुत है।
सरकार के पास पर्याप्त बजट है, लेकिन यह है कि सरकार मनमानी तरीके से कुछ नहीं कर सकती ना। उसके लिए कुछ प्रोविजन है, विधिक समस्याएं हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जैसा हम देखते हैं वैसा है नहीं। जब आप करने जाते हो तो उसमें तमाम लीगल अड़चने सामने आती हैं। उन लीगल अड़चनों को खत्म किए हुए बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हो। ये निश्चित रूप दिक्कत से। आलोक जी देखिए, जो देरी हुई है, क्योंकि आपने 1 साल पहले कहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नियत की कमी है। अभी उत्तर प्रदेश में लागू है, उसका संविदा कर्मचारियों से क्या रिएक्शन आता है ये तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक तरीका तो निकाला। आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार तो देखिए बीजेपी की वहां पे। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं उसमें से लगभग जितने बड़े वादे थे उन सभी वादों को पूर्ण कर चुकी है। जहां तक संवेदनशीलता की बात करेंगे तो आपने देखा होगा शिक्षकों के मामले में भी भारत निकालने की बात करी है कि जो लोग आज जॉब से बाहर हो गए हम उन्हें किस तरह से वापस से जॉब देंगे, इसके लिए भी उन्होंने रास्ता निकालने की बात करी। और जहां तक संविदा कर्मियों की बात हो रही है उसके लिए भी जितनी संवेदनशीलता से उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने करी है काम, की सरकार जो है वो काम करेगी और जो बेस्ट अवेलेबल वे होगा उसके तहत उन सभी की जो मांगों हैं उनको पूरा किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा किया जाएगा। चलिए श्रुति, जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा। एक तरफ टीएस सिंहदेव जी इस वक्त एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के साथ तो खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये बयान कांग्रेस को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर रहा है। जी देखिए, उनका बयान कांग्रेस को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दा तो अभी ये है कि अभी जो सरकार में जो लोग हैं ये लोग कितने संवेदनशील है वर्तमान में जो हमारी प्रदेश की जनता और जो कर्मचारी उनको लेकर के। मैं अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। लगातार पेपरों में, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं हमारे स्थानीय जो कर्मचारी हैं उनको भी हम देखते हैं उनके स्टेटस में कि किस प्रकार से कभी अपने हाथों में खून से लिख करके, कभी पत्र को लिखते हैं अपने खून के माध्यम से, अनेक प्रकार के ड्रामा के माध्यम से। जिस प्रकार से सरकार को जगाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री को जगाने के लिए ये लोग धरना दे रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है कि इतनी असंवेदनशील सरकार है। समय इजाजत नहीं देता। मैं इस बात को ये कह के, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रख ली, मैं इस बात को ये कह के समाप्त करूंगा कि राजनीति में किसी समस्या का समाधान हो जाना बड़ा अशुभ माना जाता है, क्योंकि अगर समाधान हो गया तो राजनीति किस पर करेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके हड़ताल के चलते स्वास्थ्य की तमाम व्यवस्था जो है इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा या हर बार एक आश्वासन, उसके बाद हड़ताल और फिर वही ढर्रा पकड़े रहेंगे। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।